नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 का जो जियोग्राफी भूगोल का पेपर है, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आप सभी के साथ में लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करें। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हीं क्वेश्चंसों में से जो आपके पेपर में हूबहू देखने को प्रश्न है जो मिलने वाले हैं। तो आप सभी है जो लगातार जुड़े रहें और इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। इसमें जो लगभग 5 से 10 क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ हर रोज़ आपके लिए, जो छोटी वीडियो बना करके जो इस वीडियो के माध्यम से आपके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो अलग से, जो मॉडल पेपर तो है ही, उसके अतिरिक्त जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं यहाँ पर आपके साथ में लेकर के आया हूँ। तो देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी अपने दोस्तों तक करें ताकि वो भी इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो यहाँ पर पहला सवाल है हमारा कि पंचम क्रियाकलाप क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचम क्रियाकलाप क्या है। तो वे सेवाएं जो कि नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन और व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग तथा नवीन प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती है, और वही क्या है, पंचम क्रियाकलाप कहलाती हैं। प्राय यह जो है स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले ये व्यवसाय तृतीय जो सेक्टर है का एक और उप विभाग है, जो कि वरिष्ठ व्य- व्यावसायिक कार्यकारियों, सरकारी अधिकारियों, अनुसंधान वैज्ञानिकों, वित्त एवं विधि परामर्शदाताओं इत्यादि की जो विशेष और उच्च वेतन वाले कुशलताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला हमारा दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोक व्यापार सेवा से क्या अभिप्राय है। तो थोक व्यापार सेवा यानी थोक व्यापार का गठन अनेक बिचौलिए जो सौदेगारों और पूर्तिकरों के द्वारा होता है। इसके गठन में फुटकर भंडारों की भूमिका कम होती है, और श्रृंखला भंडारों में जो सहित कुछ बड़े भंडार विनिर्मिताओं से सीधा खरीद करते हैं, और फिर भी बहुसंख्यक फुटकर भंडार है जो बिचौलिए स्रोत से पूर्ति लेते हैं, तथा जो थोक विक्रेता प्राय फुटकर भंडारों को उधार देते हैं। यहाँ तक कि फुटकर विक्रेता अधिकतर थोक विक्रेता की पूंजी पर ही निर्भर जो पूंजी पर ही है जो अपने कार्य का संचालन करते हैं, निर्भर रहते हैं। अगला हमारा तीसरा सवाल है कि भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताएं। तो यहाँ पर हो जाएगी पहली विशेषता कि भारत का अधिकतर जो विदेशी व्यापार है वो समुद्री एवं वायु मार्गों द्वारा होता है। कहाँ से होता है? अधिकतर जो व्यापार विदेशी व्यापार है वो भारत का समुद्री एवं वायु मार्गों द्वारा होता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा कि भारत में व्यापार संतुलन प्रतिकूल है। भारत में व्यापार जो संतुलन है वो प्रतिकूल है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा कि विश्व व्यापार में भारत के व्यापार की जो भागीदारी है मात्र 1% ही है। विश्व के अंदर पूरा व्यापार है भारत का, वो भारत के व्यापार का जो परसेंट है वो मात्र 1% व्यापार ही है। अगला हमारा 4 नंबर पॉइंट हो जाएगा कि भारत के आयात व्यापार में पेट्रोलियम का जो आयात है वो बढ़ रहा है, जबकि निर्यात व्यापार में सर्वाधिक हिस्सेदारी है जो निर्मित वस्तुओं की ही है। अगला 5वां पॉइंट हो जाएगा कि भारत का जो उद्देश्य है वो आगामी वर्षों में अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जो प्रतिशत में वृद्धि करने का है। ये जो हमारे यहाँ पर हो जाएगा। अगला हमारा चौथा सवाल है, वो भी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो वह जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि अथवा जो जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में किस समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे कुछ लोगों की संख्या में परिवर्तन से हैं, और यह परिवर्तन चनात्मक भी हो सकता है। और यहाँ पर टाइपिंग के अंदर मिस्टेक हुई, यहाँ पर हो जाएगा घनात्मक, और घनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। इसे निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में भी अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा यह जो जनसंख्या वृद्धि दर है, यह
इस प्रकार से हमें परिभाषित करना है। अगला हमारा 5वां सवाल है, वो है स्मार्ट सिटी मिशन की उद्देश्य बताइए। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, स्मार्ट सिटी मिशन। तो स्मार्ट सिटी मिशन अर्थात यानी इसका उद्देश्य है कि उन शहरों को बढ़ावा देना है जो आधारभूत सुविधा, साफ एवं सतत पर्यावरण और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करते हैं। स्मार्ट शहरों की एक विशेषता आधारभूत सुविधाओं और सेवाओं के लिए स्मार्ट समाधानों को लागू करना है और इस योजना का जो उद्देश्य है वो एक ऐसे सघन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना है जो एक मॉडल के रूप में अन्य बढ़ते हुए शहरों के लिए लाइट हाउस का काम करें। अगला हमारा सवाल है 6 नंबर, वो है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना पर टिप्पणी लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है जो इस परियोजना के अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबी 4 या 6 लेन वाली उच्च सघनता के यातायात गलियारों का निर्माण किया जा रहा है और यह परियोजना देश के 4 विशाल महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जो है आपस में जोड़ती है और स्वर्णिम चतुर्भुज के निर्माण के बाद भारत के इन महानगरों के मध्य दूरी है जो दूरी तथा यातायात में आने वाली लागत महत्वपूर्ण रूप से कम हो जाएगी। यह जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है वो जो भारत के 4 बड़े-बड़े जो महानगर हैं उनको आपस में जोड़ने का ये कार्य करती है। तो यहाँ पर हो जाएगी महानगर, तो ये हो गए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। अगला हमारा 7वां सवाल है कि भारत में ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए और अथवा के अंदर है भारत में ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। परंपरागत और अपरंपरागत स्रोत, तो हम ये दोनों ही क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर भारत में ऊर्जा परंपरागत जो स्रोत है वो तो हो गए कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गए और प्राकृतिक गैस। कोयला यानी यह मुख्यतः रूप से गोंडवाना और टर्शियरी जो भूगर्भिक कालों की चट्टानों में पाया जाता है और देश में जो विद्यमान कोयला है वो निष्पक्षों का जो लगभग 80% है जो भाग बिटुमिनस प्रकार तथा गैर कोकारी जो श्रेणी का है और भारत में जो गोंडवाना कोयले के प्रमुख क्षेत्र है वो दामोदर, गोदावरी, महानदी और सोन नदी घाटियों में, जबकि जो टर्शियरी कोयला है वो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैंड में पाया जाता है। फिर हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा पेट्रोलियम जो परंपरागत जो स्रोत है। तो यहाँ पर यह अपरिष्कृत और अनेक अशुद्धियों के साथ टर्शियरी जो काल की अवसादी सेलों में पाया जाता है। देश में मुख्यतः यह जो असम, गुजरात, मुंबई हाई और कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी नदी की जो बेसिनों में तेल की निक्षेप है जो पाए जाते हैं। फिर है प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस है जो इसका उपयोग है जो हम औद्योगिक ईंधन के रूप में और बिजली क्षेत्र में ईंधन के रूप में और उद्योगों में हीटिंग के लिए रासायनिक पेट्रोकेमिकल और उर्वरक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। और भारत में जो प्रमुख गैस भंडार है वो मुंबई हाई और अन्य से संबद्ध क्षेत्र पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं और पूर्वी तट पर जो है कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस के नए भंडार खोजे गए हैं। ये हो गए हमारे भारत में जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। फिर है हमारा कि भारत में जो अपरंपरागत स्रोत हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर अपरंपरागत स्रोत के अंदर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। ये जो है अपरंपरागत स्रोत हो जाएंगे। तो यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा यानी यह ऊर्जा मुख्यतः यूरेनियम और थोरियम खनिजों से प्राप्त की जाती है। भौगोलिक दृष्टि से यूरेनियम मुख्य रूप से झारखंड के सिंहभूम तांबा पट्टी में एवं थोरियम केरल तट की बालू में मोनाजाइट एवं इल्मेनाइट से जो प्राप्त किया जाता है। और दूसरा पॉइंट है सौर ऊर्जा। तो इसका प्रयोग है सामान्यतः हीटर, फसल शुष्कों, कुकर
आदि उपकरणों में अधिक किया जाता है और सौर ऊर्जा उत्पादन से अधिक संभावना देश के पश्चिमी राज्य गुजरात व राजस्थान में है। सौर ऊर्जा यानी सूर्य से जो प्राप्त करके हम बिजली बनाते हैं, और पवन ऊर्जा जो ग्रहण गृह प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा का असमाप्य जो स्रोत है वो है पवन ऊर्जा। मुख्यतः पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदलने से प्राप्त ऊर्जा पवन ऊर्जा कहलाती है। और देश में पवन ऊर्जा की अनुकूल दशाएं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में हैं। फिर हो जाएगा ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा यानी ज्वारीय तरंगें और महासागरीय धाराएं ऊर्जा के व्यापक भंडार गृह हैं। और भारत में तटों के समीप ज्वारीय जो ऊर्जा विकसित करने की व्यापक संभावनाएं हैं। फिर है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा के अंदर पृथ्वी के गर्भ से निकलने वाले जो तप्त मैग्मा है वो गर्म झरनों एवं गीजर कूपों से जो निकलते गर्म पानी के साथ अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा भी निकलती है, जिससे ताप ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। फिर है जैव ऊर्जा। जैव ऊर्जा यानी जैविक उत्पादों जैसे कृषि अवशेष, नगरपालिका और औद्योगिक तथा अन्य अपशिष्ट से प्राप्त ऊर्जा जैव ऊर्जा कहलाती है। और इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा और खाना पकाने के लिए गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। ये हो गए हमारे अपरंपरागत स्रोत और ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। फिर हमारा 8वां सवाल है कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के उपाय सुझाएं। और अथवा में है इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाएं। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हो जाएगा पर्वतीय जो क्षेत्र है उसके विकास का कार्यक्रम, यानी पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है में प्रारंभ किया गया था। और इसके अंतर्गत उत्तराखंड मिकिर पहाड़ी, असम की कछार की पहाड़ियाँ, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग और जिला और जो तमिलनाडु के नीलगिरी आदि को मिलाकर के कुल 15 जिले शामिल हैं। और 1981 में पिछड़े क्षेत्रों पर राष्ट्रीय समिति ने उन सभी पर्वतीय क्षेत्रों को पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल करने की सिफारिश की थी जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक हैं, जिनमें जनजातीय विकास उप योजनाएं जो लागू नहीं हैं। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय समिति द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जो विकास के निम्नलिखित 6 सुझाव दिए गए थे। तो 6 सुझाव कौन कौन से हैं, तो ये हो जाएंगे कि पहला तो ये दिया था कि सभी लोग हैं जो लाभान्वित हो, केवल प्रभावशाली व्यक्ति ही नहीं, यानी सभी लोग हैं जो लाभान्वित हो इससे। और दूसरा पॉइंट दिया हो गया यहाँ पर कि स्थानीय संसाधनों और प्रतिभाओं का विकास किया जाए, जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था की निवेश उन्मुखी बनाना, और अंतः प्रादेशिक व्यापार में पिछड़े क्षेत्रों का शोषण न हो, और पिछड़े क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था में सुधार करके श्रमिकों को लाभ पहुंचाना, और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना। ये जो सुझाव है यहाँ पर दिए थे। अगला हमारा अथवा का है जो इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने की उपाय बताना है। तो ये निम्न उपाय हो जाएंगे कि ये जो क्षेत्र है तो इस कमांड क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास हेतु सबसे महत्वपूर्ण सुझाव यह हैं कि जो जल प्रबंध की नीति है वो कठोरता से क्रियान्वित किया जाना चाहिए, और फसल एवं चारागाह क्षेत्रों का विकास किया जाना चाहिए। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा इस क्षेत्र में कुछ मुख्य रूप से जो कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों को बोया जाना चाहिए, तथा किसानों को बागवानी जो कृषि है के लिए जो अंतर्गत खट्टे फलों की खेती करनी चाहिए। और कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसे नालों को पक्का करना, भूमि विकास तथा समतल और बाढ़बंदी पद्धति को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाए ताकि बहते जल की जो स्थिति है उसको रोका जा सके। और अगला पॉइंट हो जाएगा कि जलाक्रांत एवं लवण से प्रभावित भूमि का पुनरुद्धार है जो किया जाना चाहिए। और
अगला हमारा 5वां पॉइंट हो जाएगा कि इस क्षेत्र प्रदेश में वनीकरण, वृक्षों की रक्षण, मेखला का निर्माण तथा चारागाह का विकास किया जाए और निर्धन आर्थिक स्थिति वाले भू आवंटियों को कृषि के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्तीय और संस्थागत सहायता उपलब्ध करवाई जाए और इस क्षेत्र में कृषि और इससे संबंधित क्रियाकलापों और अर्थव्यवस्था की अन्य क्षेत्रों के साथ जो विकसित किया जाना चाहिए। ये जो हमारे यहाँ पर पॉइंट थे इंदिरा गांधी इस नेर जो है इस कमांड से क्षेत्र से रिलेटेड, तो इस प्रकार के जो सुझाव दिए गए थे। तो ये हमारे भूगोल की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे आज की वीडियो के। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकें। और चित्रकला और समाजशास्त्र के लिए हमारे नए यूट्यूब चैनल कलाम क्लासेज पर आपको संपूर्ण मॉडल पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हल करवाए जाएंगे। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, सब्सक्राइब जरूर करें और उस वीडियो को उस चैनल को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं और भी ऐसे नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंसों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।